अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ओवरहेड के चैप्टर में हमने अपनी डिस्कशन बेसिक जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था उस पर कंप्लीट की थी। कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करना, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट एंड फाइनली एब्जॉर्प्शन। कैसे हम ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करते हैं, डिफरेंट बेसिस जो एब्जॉर्प्शन रेट के लिए यूज़ हो सकती हैं। उसमें हमने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दोनों की मेजरमेंट और दोनों की मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना लास्ट लेक्चर में सीखा था। हमने पास पेपर क्वेश्चंस पे अपनी बात शुरू की थी और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो किसी पॉइंट पे कोई सवाल, डिपार्टमेंटल या ब्लैंकेट में से कौन सा मेथड बेहतर है? इफ गिवन आस डिपार्टमेंटल रेट बेहतर है, तो डिपार्टमेंटल रेट ब्लैंकेट रेट से बेहतर क्यों है? ज़्यादा बेहतर एस्टीमेट देगा। फिर हमने जब बात की थी कि जी आप जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करेंगे तो इट शुड रिफ्लेक्ट द फेयर टाइम एंड एफर्ट गॉन इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम एंड एफर्ट जितनी गई है उसका फेयर रिफ्लेक्शन ओवरहेड कॉस्ट में नज़र आना चाहिए। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट से वो नज़र आता है। ब्लैंकेट रेट हमने कहा था कि ये एक अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास टीम जो है वो इक्विप्ड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे ब्लैंकेट रेट भी यूज़ किया जा सकता है एज एन अल्टरनेटिव। जी, कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर कंपनी बना रही है तो आपके साथी का कहना है कि उसके लिए क्या ब्लैंकेट रेट यूज़ करना ठीक रहेगा? बेटा, ब्लैंकेट रेट हमने यूज़ किया था, उसमें हमने पर आवर रेट निकाला था। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कि एक पे 4 घंटे लग रहे हैं, एक पे 3 घंटे लग रहे हैं, एक पे 2 लग रहे हैं, तो जब रेट पर आवर निकालते हो तो वो टाइम इन्वेस्टेड इन अ प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ब्लैंकेट रेट का मतलब ये नहीं कि तमाम प्रोडक्ट्स का ओवरहेड रेट सेम, ओवरहेड कॉस्ट सेम आएगी। ओवरहेड हमने वो तो एक बेस ये पढ़ ली ना कि अगर प्रोडक्ट एक बना रहे हो तो ओवरहेड की जो बेसिस बना लेना यूनिट्स, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बना रहे हो तो ओवरहेड की बेसिस बना लेना आवर। एक प्रोडक्ट पे 1 घंटा लग रहा है तो 10 इंटू 1 10 रुपये लगा देना उसको। एक पे 4 घंटे लग रहे हैं, 10 इंटू 4 40 रुपये लगा देना। तो वो डिपार्टमेंटल रेट है या ब्लैंकेट रेट है, दोनों में ये फ़र्क तो ये तो रहेगा ऐसा ही, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, हमने ये तो पहले ही बात कर ली कि भाई डिपार्टमेंटल रेट बहरहाल बेहतर है, ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट डील होती हैं आपकी ब्लैंकेट रेट के साथ, और वो कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट कर देती हैं कि जिस पे जितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट डिटरमिन की जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छोटी सी एक कैलकुलेशन है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की ही। रिक्वायरमेंट, अ कंपनी, रिक्वायरमेंट इसकी कहाँ गई भाई, नजर नहीं आ रही, ये ऊपर ही कहीं लिखा होगा। अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स X and Y. Each product is processed through 2 cost centers, CC1 and CC2. The following budgeted data is available. Allocated and apportioned overhead, 2 cost centers हैं। All overheads are fixed. Direct labor hours per unit, X और Y में direct labor hours per unit कितने लग रहे हैं? The budgeted production is 12,000 units of product X and 10,000 units of product Y. Fixed overhead are absorbed into cost on a direct labor hour basis. अच्छा जी, हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। यहाँ पे अलहदा से रिक्वायरमेंट शायद मुझे लगता है ओमिट होगी, रिक्वायरमेंट की हेडिंग, लेकिन हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। अच्छा जी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए हमें पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है। एब्जॉर्प्शन रेट हमें 2 डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग कॉस्ट जब दे दी गई है तो दोनों डिपार्टमेंट्स का रेट हमें अलग-अलग बनाना है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो एब्जॉर्प्शन की बेस
आवर्स होनी चाहिए, और यहाँ पे उसने वैसे बता भी दिया डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे अब्जॉर्ब किए जाते हैं ओवरहेड्स। ये अगर ना भी कहता तो हमें चॉइस दी जाती कि खुद फैसला करो अब्जॉर्प्शन बेस क्या लेनी है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वजह से अब्जॉर्प्शन बेस हम डायरेक्ट लेबर आवर्स ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, हमें पहले स्टेप में यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दोनों डिपार्टमेंट्स के कैलकुलेट करने हैं, और फिर उस रेट को यूज़ करते हुए हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट मेजर कर लेंगे। तो पहले हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की तरफ चलते हैं। इसमें डिपार्टमेंट वाइज अगर हम चलें, CC1 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होता है जी? बजटेड ओवरहेड, जिसमें एलोकेटेड एंड अपोर्शन, और ये अपोर्शन के बाद जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड बचते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल ओवरहेड लेने हैं और उसको डिवाइड करना है बजटेड लेबर आवर्स से। क्योंकि बेस क्या है बेटा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन बेस आपकी यूनिट्स भी हो सकती हैं अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो एब्जॉर्प्शन बेस आवर्स होती है। और यहाँ पे मुझे सोचना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एब्जॉर्प्शन बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो मेरा फार्मूला यहाँ पे बनेगा बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये मेरा फार्मूला है। इसके मुताबिक मैं CC1 में अगर वैल्यू फीड करूं 1,26,000 इसकी डायरेक्ट लेबर, इसकी ओवरहेड्स हैं, और इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम होगा ये जानना है मुझे। हाउ डू वी मेजर दैट? हम देखेंगे CC1 में कितनी प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट बननी है, X एंड Y दोनों बननी है। ये टाइम हमें गिवन है पर यूनिट, टोटल कितनी प्रोडक्ट बननी है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें तो चाहिए टोटल कितने आवर्स काम होगा CC1 में। तो देखिएगा, मैं इसकी अलहदा वर्किंग नहीं कर रहा, मैं यहीं पे स्मार्टली प्रेजेंट कर रहा हूं। CC1 में 12,000 यूनिट्स X के बनेंगे, 1.5 आवर्स के हिसाब से टाइम लगेगा। CC1 में 10,000 यूनिट्स Y के बनेंगे और टाइम लगेगा 1.2 के हिसाब से। तो जनाब हमारे पास ओवरहेड्स हैं CC1 के 1,26,000, और लेबर आवर्स कितने बन जाते हैं 18 जमा 12 30,000। तो OAR क्या आया? इट इज 4.2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये हमारे पास CC1 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसी पैटर्न पे हमें CC2 का भी ओवरहेड रेट बनाने हैं, बट यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई गाइडेंस चाहिए, पूछिए। बजटेड ओवरहेड CC2 के 182,000 डिवाइडेड विद CC2 में भी X और Y के यही यूनिट्स बनने हैं। X के बनने हैं 12,000 यूनिट्स, और X पे टाइम लग रहा है 2 रुपये 2 आवर्स पर यूनिट। Y के बनने हैं वही 10,000 यूनिट्स, और Y पे टाइम लग रहा है 2.6। तो जनाब बताइए यहाँ से टोटल आवर्स कितने बन गए इधर? 180,000 जी, माई मिस्टेक, दिस इज 180,000 जी। जनाब टाइम कितना बन गया? 24,000 प्लस 26,000 50,000 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। रेट क्या बना? 3.6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। लीजिए जी, ये हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आ गए दोनों डिपार्टमेंट के। दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गए हैं, और जब रेट हमारे पास हो तो इसकी मदद से अब हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन कर सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अब हम मेजर कर सकते हैं, X की भी और Y की भी।
अब मैं इसको भी स्मार्टली प्रेजेंट करूंगा, ये भी आपको ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को भी एफिशिएंटली देखना है। हर कैलकुलेशन को अगर वर्किंग का नंबर लगा के आगे लेके जाएंगे ना तो टाइम लगता है आपका। तो ये आपको सीखना है कि हम कैसे चीज़ों को, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है प्रेजेंटेशन की कैलकुलेशन, तो फिर हमें प्रेजेंटेशन की एफिशिएंसी पे भी काम करना है। जैसे अब देखिए, मैं प्रोडक्ट एक्स की बात करूं, प्रोडक्ट एक्स के ओवरहेड कैसे निकलेंगे? दोनों डिपार्टमेंट्स में कितना कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट एक्स में, ये है ना प्रोडक्ट एक्स, इस पे दोनों डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम लग रहा है, और दोनों डिपार्टमेंट के रेट्स भी हमारे पास हैं। तो टाइम इनटू रेट, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। जैसे प्रोडक्ट एक्स में CC1 में 1.5 आवर लग रहे हैं और CC1 में रेट है 4.2 पर आवर, प्लस प्रोडक्ट एक्स में CC2 में 2 आवर्स लग रहे हैं और CC2 का रेट है 3.6 आवर्स। तो यहां से देख लीजिए CC1 में कितनी कॉस्ट लगी प्रोडक्ट एक्स पे, CC2 पे कितनी कॉस्ट लगी, टोटल कितनी लगी? 13.5 पर यूनिट। ये है जी प्रोडक्ट एक्स के ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की फिगर। प्रोडक्ट एक्स की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की फिगर 13.5। इसी अंदाज में प्रोडक्ट वाई की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट वाई में CC1 में कितना टाइम लग रहा है? 1.2, CC1 का रेट है 4.2, प्लस प्रोडक्ट वाई में CC2 में कितना टाइम लग रहा है? 2.6, और CC2 का रेट क्या है? 3.6, एंड व्हाट इज द कॉस्ट? 14.4 पर यूनिट। लीजिए जी, ये हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेजर करना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेजर करना, और उसकी मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करना। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से हमने यहां पे कॉस्ट मेजर की। एक कोई इशू जनाब डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने में? एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए, आप ब्लैंकेट ओवरहेड रेट निकालिए सवाल में पर डायरेक्ट लेबर आवर, और ब्लैंकेट रेट के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाइए एक्स की, वाई की। सॉल्व कीजिए जनाब इसको। ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और फिर ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को इस्तेमाल करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट की। जी जनाब, क्या आ रहा है ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? $126,000 plus 180,000 divided with 30,000 plus 50,000। जी 3.82, 82 और 3, 825 मेक इट, चलें 825 भी कर लेते हैं फिलहाल, वैसे तो 83 हम कर लेते, कोई हर्ज नहीं था, लेकिन चलें ₹3.825। और इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट एक्स की
कैसे आएगी? एक्स की कॉस्ट कैसे आएगी? आप बताइए बेटा, एक्स की ओवरहेड कॉस्ट ब्लैंकेट रेट के तहत कैसे आएगी? किसको? रेट तो 3.8525 आ गया, ब्लैंकेट रेट की बात कर रहे हैं जी बेटा। आप बताइए नंबर ऑफ यूनिट्स को, ये रेट क्या है? रेट क्या है? तो यूनिट्स बीच में कहां से आ गए जी? आप बताइए कितने बनेंगे? एक्सेलेंट। 1.5 + 2 हमें देखना है पूरी फैक्ट्री में एक्स पे कितना टाइम लगा है। पूरी फैक्ट्री में ब्लैंकेट रेट पर जाते हो तो पूरी फैक्ट्री का रेट है, टाइम भी पूरी फैक्ट्री का लिया जाता है। एक्स पे टाइम लगा है 1.5 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्लैंकेट रेट से 3.825 से, कितना जी? 13.387। और इसी तरह y की बात करें तो y पे लगा टाइम 1.2 + 2.6 इंटू 3.825, कितनी बनी कॉस्ट? 14.535। हमने डिपार्टमेंटल रेट से भी दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकाली। ओवरहेड ये है एक्स की, ये है वाई की, और हमने सिंगल या ब्लैंकेट रेट से भी ओवरहेड कॉस्ट निकाली एक्स और वाई की, जो कि स्लाइटली डिफरेंट है। थोड़ी सी फ़र्क है, यकीनन फ़र्क ही होनी थी क्योंकि बेस हमने बदल दी। इस क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंटल रेट्स के साथ थी, लेकिन हमने इसका एडिशनल प्रैक्टिस ब्लैंकेट रेट के साथ भी हल किया। जी, किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टर्नरी इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट है जी कंप्यूट टर्नरी इंजीनियरिंग, कंप्यूट सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब ब्लैंकेट रेट निकालिए। बी, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालिए, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए। ख्याल किस चीज़ का रखना है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। अब यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट होता है, और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट रीअपोर्शन होती है। मैंने आपको पहले भी बोला, एग्जामिनर टर्म थोड़ी हिला के लिख देते हैं, परेशान नहीं होना। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करना है लेबर आवर की बेसिस पे। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ये भी आपका आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम होनी है इंस्पेक्शन आवर्स की बेस पे। फैब्रिकेशन ओवरहेड्स, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनेगा मशीन आवर की बेसिस पे, जबकि फॉस्फेट एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनेगा लेबर आवर की बेसिस पे। तो हमें उसने कहा जी रीअपोर्शनमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कैसे होनी है, रीअपोर्शनमेंट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कैसे होनी है, एब्जॉर्प्शन की बेसिस क्या है।
इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंटल रेट, ठीक है जी। सो ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट, इन बातों को ख्याल करके बाकी डाटा पढ़ते हैं जी ऊपर हम। टर्नरी इंजीनियरिंग produces front and rear fenders for a motorcycle manufacturer. It has 3 production departments and 2 service departments. Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. Absorption basis उसने बता दिया direct labor hours है. The management is considering changing the basis of overhead allocation from a single overhead absorption rate to the departmental overhead absorption rate. मतलब करंटली कंपनी सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉलो कर रही है और उसकी बेस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर। और अब कंपनी सोच रही है कि सिंगल रेट से डिपार्टमेंटल रेट पे चला जाए और डिपार्टमेंटल रेट की बेसिस उसने नीचे दी हुई हैं, एक कहीं मशीन है कहीं लेबर आवर है। बहरहाल द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड फॉर द 5 डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक थोड़ी सी अनोमलीज मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमें नज़र कहीं ना कहीं आती है, हमें उससे वरी नहीं होना। जैसे यहाँ पे उसने क्या लिखा, एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स आर एज अंडर, और पहली आइटम क्या, दूसरी आइटम क्या, जो कि यकीनन ओवरहेड नहीं है। तो अब हमने उसके वहाँ पे ओवरहेड लिख देने से इसको ओवरहेड नहीं समझ लेना। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनको मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में नज़र आती हैं। मतलब पीछे तो रीअपोर्शन की जगह रीअपोर्शनमेंट की जगह एलोकेशन लिख देना, चलें उसको गलती नहीं कहा जा सकता, उसको आप कह सकते हैं जी वेरिएशन कर दी उसने एक्सप्रेशन में, बट ये तो प्रॉपर गलती है सवाल की। और बी प्रिपेयर्ड, इससा की कोई ना कोई चीज़ आपको भी एग्जाम में मिल सकती है, उससे मिस गाइड नहीं हो जाना। उसके वहाँ ओवरहेड लिख देने से ये ओवरहेड आपके नहीं बन जाते, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है जी। और ओवरहेड्स आपके होते हैं प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो आपके ओवरहेड्स हैं। तो ये आपके ओवरहेड्स नहीं हैं। अपनी कैलकुलेशन जब आप ओवरहेड की कर रहे हैं तो उसमें इसने शामिल नहीं होना, इसको छोड़ना है आपने। आगे चलिए, तो हाँ आगे अब ओवरहेड नज़र आ रहे हैं। इनडायरेक्ट मटीरियल है, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हैं। आगे चलते हैं तो फिर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं, यूज़ ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कैसे हुआ है, उसमें मेंटेनेंस के लेबर आवर्स हैं, इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन आवर्स हैं। टोटल 5 डिपार्टमेंट। हमारे लिए रेलेवेंट जो पोर्शन है वो सिर्फ ये है जी जिसे हम डील करने जा रहे हैं। ये है जी ओवरहेड की कॉस्ट जिससे हमें डील करना है, ठीक है जी। ये ओवरहेड कॉस्ट जिससे डील करना है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। गुड थिंग इज सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे आसान पहला केस कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, सर्विस डिपार्टमेंट किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा। तो इसके मुताबिक अब हम चलें तो हमें पहले बनाना है जी ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट बनाने के लिए हमें पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड इकट्ठे करने हैं और उसको पूरी फैक्ट्री के लेबर आवर से डिवाइड करना है। अच्छा जी, फैक्ट्री के ओवरहेड्स इकट्ठे करने के लिए मैं इनको डिपार्टमेंट वाइज, पार्ट हमारा है जी पहले ए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं जी, 4 है, 4 पार्ट ए। हम पहले डिपार्टमेंटल ब्लैंकेट ओवरहेड की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है। हम हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स पहले लेके आते हैं। फैब्रिकेशन के ओवरहेड्स 2 हैं, 200 जमा 480। ये रुपीज़ इन 1000 में डाटा है ना सारा, ये कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में? आंसर में लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ।
ये डाटा बेटा रुपीज़ इन थाउजेंड में है, अब ये शायद टाइपो हुई हुई है यकीनन कोई, तो ये डाटा हमारा रुपीज़ इन थाउजेंड में है, ठीक है जी। तो रुपीज़ इन थाउजेंड में कितना बना जी फैब्रिकेशन का? 680। इसके बाद नेक्स्ट है जी फॉस्फेट, इसके ओवरहेड हैं 70 प्लस 65 135। फिर है पेंटिंग, ये बनता है 100 प्लस 115 215। फिर बनता है जी इंस्पेक्शन, अच्छा क्योंकि ये फैक्ट्री वाइड है इसमें सारे खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपके सर्विस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। 30 प्लस 30 प्लस 150 कितना बना? 210। एंड देन लास्ट इज मेंटेनेंस, 75 प्लस 15 प्लस 210 कितना बना? 300। लीजिए जी, ये हमारे बन गए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने बने? 1540। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स की कहानी ये गिवन है जी, ये 24 जमा 9600 जमा 12000, 24,000 जमा 9600 जमा 12000, ये पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड और ये पूरी फैक्ट्री के लेबर आवर्स। कितने बने जी लेबर आवर्स? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रुपीज़ में बताइएगा आप यहाँ पे, ये रुपीज़ इन थाउजेंड में इसका 3 0 लगा के तकसीम कीजिएगा, ये ज़रा ख्याल रखना होता है आपने। अक्सर बच्चे डाटा हैंडलिंग में ये भूल जाते हैं कि ये रुपीज़ इन थाउजेंड में है, 1540 को 45,600 से डिवाइड करके आगे OAR लिख रहे होंगे। तो नॉर्मली हम इसको, चूंकि OAR बड़ी छोटी सी फिगर बननी है ना, तो हम इसको रुपीज़ में ले आते हैं, ये रुपीज़ इन थाउजेंड में नहीं चलेगा। 33.47 33.77। लीजिए जी, ये हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आ गया, ये सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है जी। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की डिटर्मिनेशन में कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद बारी है डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पार्ट बी की। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में वी हैव 5 डिपार्टमेंट्स जिनके एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स हमारे पास हैं। हमने सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को रीअपोर्शन करना है, फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है। तो इसका हमारा जो फॉर्मेट रहेगा, 5 डिपार्टमेंट्स, एक कॉलम बेसिस का, ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन, बेसिस, और फिर डिपार्टमेंट है फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, पेंटिंग और इंस्पेक्शन एंड देन मेंटेनेंस। We are given allocated
एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। हमने पार्ट ए में डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड इकट्ठे कर लिया ना, यहीं से कहानी शुरू होगी। 680, 135, 215, 210 एंड 300। अब इसके बाद हमें तकसीम करना है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के आवर्स को और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आवर्स को रीअपोर्शन करेंगे। रीअपोर्शनमेंट के बाद हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स की वैल्यू बचेगी। इसको हम डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स इन ईच डिपार्टमेंट से, और यहाँ से हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, 3 डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर मिलेगा। यही फॉर्मेट होने वाला जी हमारा। रीअपोर्शनमेंट होगी, रीअपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाएंगे, हमारे पास सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को उसके डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, OAR आ जाएगा, डिपार्टमेंटल OAR आ जाएगा। डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑलरेडी हमें अवेलेबल है। डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर आवर्स मुझे रेडीली यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं उनको यहाँ पे पहले फीड कर देता हूँ। फैब्रिकेशन के हैं 24,000, इसके कितने हैं जी 9,600, और इसके हैं 12,000। मैंने डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जो मेरे पास यहाँ पे फिगर आएगी, इसको मैंने डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड करके रेट पे आना है। अच्छा, जब आ जाइए तकसीम, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम किस बेसिस पे किया जाए। ये है जी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कहानी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। ये है जी आपके इंस्पेक्शन आवर्स, इस रेशो में तकसीम करना है। ये रेशो क्या है 1500 और 1500। अब मुझे इतने बड़े बड़े नंबर वहां लिखने की जरूरत नहीं, मैं इससे जरा श्रिंक करके रेशो बना लेता हूं। क्या रेशो क्या बनी यहाँ पे 10, 5, 15, ये रेशो बन रही है जी 10, 5, 15। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की जो बेसिस है 10, 5, 15। इस बेसिस में मैंने, इस रेशियो में मैंने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करने हैं। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड हैं जी 210, ये यहाँ से निकालने हैं और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तकसीम करना है। टोटल कितने हिस्से करने हैं जी इस कॉस्ट के 30, बिल्कुल ठीक है। तो 10/30 फैब्रिकेशन को कितना बना 70, 5/30 फॉस्फेट को 35 एंड 15/30 पेंट को 105। लीजिए जी, ये हमने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इंस्पेक्शन आवर्स की बेसिस पे तकसीम कर दिया। इंस्पेक्शन आवर्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है हर डिपार्टमेंट के। मैंने उन इंस्पेक्शन आवर्स की मदद से रेशो डेवलप कर ली। इंस्पेक्शन आवर्स की रेशो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हुए, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आवर्स जो इस्तेमाल हुए उनकी रेशो है 10, 5, 15। उसी रेशो मैंने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम की, और इसी अंदाज में मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी तकसीम करना है, और उसकी बेसिस बनेगी मेंटेनेंस आवर्स। अच्छा, यहाँ पे ना इसने इसको बेसिस ऑफ लेबर आवर्स लिखा हुआ है। अब लेबर आवर्स कौन से जनाब, ये लेबर आवर्स, मेंटेनेंस के लेबर आवर्स। उसने क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। डोंट गेट कंफ्यूज कि उसने डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे तकसीम होना है। ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, तो इसने मेंटेनेंस के लेबर आवर्स की बेस पे तकसीम होना है। तो ये मेंटेनेंस के लेबर आवर्स हैं। तो 630, 273, 147। इसको रेशो को सिंप्लीफाई करना थोड़ा लंबा काम है, तो मैं इसको नहीं करता, मैं ऐसे लिख देता हूँ 630, 273 और 147। तो टोटल कितने हिस्से करने हैं जी, सम कीजिए इन तीनों का। 1050, टोटल 1050 हिस्से करने हैं। तो 630 ओवर 1050 इसको चला जाएगा
300 का 630 ओवर 1050 180 630 ओवर 1050 इंटू 300 182 जी 273 ओवर 1050 इंटू 300 78 147 over 300 147 over 1050 into 342 ये काफी ज्यादा राउंडिंग का फर्क नहीं डाल दिया 180 180 78 एंड 42 ठीक है जी ये तो कुछ नहीं जाना लीजिए जी हमारी रीअपॉर्चनमेंट होगी कैलकुलेट करके देख लीजिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए हमें इनकी कैलकुलेशन की वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है हम इस तरह कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इनको शो कर सकते हैं सम कीजिए फैब्रिकेशन का सम ये रुपीज़ इन 1000 में है डाटा कितना जी 930 जी 248 362 ये रुपीज़ इन 1000 में है ये लेबर आवर्स हैं ये रुपीज़ में ले आइएगा रेट ये जी 930,000 ओवर 24,000 38.75 248,000 over 9,600 25.83 362,000 over 12,000 33.16 लीजिए जी ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की फिगर भी हमारे पास आ गई तो ब्लैंकेट रेट मेजर करना और डिपार्टमेंटल रेट मेजर करना हमने थोड़ी गलती कर दी गलती क्या हुई हमसे ये पॉइंट पढ़ते हैं भूल गए कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के ओवरहेड की बेस है मशीन आवर्स फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की बेस है मशीन आवर्स जबकि फॉस्फेट एंड पेंटिंग की बेस है लेबर आवर्स फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट हमारा पहला डिपार्टमेंट है फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की बेस रहेगी मशीन आवर्स तो मशीन आवर्स हैं ये 9000 ये हमसे यहाँ पे गलती होगी ये सारे डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं हैं हमें यहाँ पे लिखना है ये बेस एब्जॉर्प्शन बेस मैं यहाँ पे बताता हूँ एब्जॉर्प्शन बेस क्योंकि फ़र्क है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एब्जॉर्प्शन बेस इधर मैं लिखूँगा जी 9000 मशीन आवर्स 9000 मशीन आवर्स इधर आएंगे ये 9600 डायरेक्ट लेबर आवर्स और ये भी हैं 12000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काइंडली ये रेट रिवाइज करने की ज़रूरत है हमें जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है ठीक है आवर मशीन आवर ये कितना बनता है जी 9,103.33 ये थोड़ी सी हमसे गलती हुई थी हमने बेस यहाँ पे भी लेबर आवर ले ली थी इसीलिए कहा जाता है कि सवाल को ज़रा ध्यान से और बार बार पढ़ना होता है क्योंकि मैंने भी एक सौ सवाल पढ़ के शुरू किया था तो विद द फ्लो गलती कर गया मैं तो एग्ज़ाम में ये गलती से इट विल कॉस्ट यू 1 मार्क ये गलती एग्ज़ाम में 1 नंबर की होती है यानी कि हम खुदा ना खास्ता सवाल गलत हुआ है 1 नंबर की गलती थी जो हमने सवाल में कर दी थी बेस हमने गलत ले ली थी बाकी सारी चीज़ें ठीक थी तो सवाल को इसीलिए हमने ध्यान से पढ़ना होता है बार बार पढ़ना होता है कि इस तरह की कोई चीज़ हमसे ओमिट ना हो जाए सारी चीज़ें हमने पढ़ी हों उनको रजिस्टर किया हो और उनके मुताबिक ही ट्रीटमेंट की हो
जी, कोई सवाल? हमने क्वेश्चन नंबर 4 टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड अटेम्प्ट किया। बेसिक लेवल के भी हम क्वेश्चन देख रहे थे। ये फुल कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नहीं है, ऑल्दो एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको पता है बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। सेक्शन ए में 8-10 नंबर का और सेक्शन बी में 20 नंबर तक सवाल भी जाता है, तो ये 15, 16, 18 नंबर का सवाल भी हमें आता रहा है पास में। तो ये बहल बेसिक आप समझिए आसान सवाल जिसमें 8-10 नंबर तक नॉलेज टेस्ट किया गया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ओवरऑल अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA को रेगुलरली पढ़े हो तो कोई टॉपिक इसका कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें हम जाके फंस जाएं। शायद आगे चल के कोई 1 या 1.5 सवाल, 1 या 1.5 चैप्टर सा मिले जिसमें सारा सोचने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो लगभग 80 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस है वो बड़ा ही बेसिक लेवल का है, लेकिन उसमें छोटी छोटी से पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं जो कि अगर बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप गलतियां करोगे। जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ा सा इम्तिहान लिया कि मैंने कहा जी ब्लैंकेट रेट मुझे निकाल के दिखाओ या ब्लैंकेट रेट की बेस पे ओवरहेड कॉस्ट निकालना दिखाओ, तो बहुत ही आसान चीज़ थी। क्लास में 1-2 दफ़ा कर चुके थे, लेकिन फिर भी 3 बच्चों से मैंने सवाल किया, 2 ने गलत जवाब दे दिया, विच इज़ नॉट फेयर। मतलब इसका मतलब कि आप घर जाके रेगुलरली चीज़ों को पढ़ नहीं रहे और ये छोटी छोटी आसान चीज़ें हैं उनको भी आप याद नहीं कर पा रहे, सिर्फ रिवीजन रिक्वायर्ड है। हम कहें कि आपको कोई 25-30 सवाल करने हैं इस चैप्टर के, तो एब्सोल्युटली नॉट। आपको सिर्फ बार बार बेसिक्स पढ़ने हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बेस क्या होती है, ब्लैंकेट रेट क्या होता है, डिपार्टमेंटल रेट क्या होता है। बेसिक से सवाल हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये ओवरऑल चैप्टर ही बड़े बेसिक लेवल का है। ओवरहेड का अहम है लेकिन बेसिक लेवल का चैप्टर है। इसमें वी डोंट एक्सपेक्ट एनी डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी इन एग्जाम कि ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी कि हम हमारे हाथ पैर फूलेंगे एग्जाम में। कुछ इस चैप्टर में है, बाय द वे पूरे CMA में जैसे मैंने कहा 1-1.5 सवाल के अलावा पूरे CMA में ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी। असल सिर्फ रिक्वायरमेंट इसकी है कि आप रेगुलरली बार बार पढ़ते रहो सिलेबस को। जब टाइम मिले आपका कैलेंडर में होना चाहिए कि मैंने चैप्टर 1 सब पढ़ा है, क्लास के साथ साथ पढ़ लिया, फिर वीकली टेस्ट आया एक उसमें पढ़ लिया, फिर असेसमेंट आएगी फिर पढ़ लेंगे, फिर टर्म टेस्ट आएगी फिर पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस टाइम मिले कर लेना, ना ही टाइम मिलता कोई इशू नहीं है, पर नोट्स को साथ साथ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। नोट्स अपने पढ़े होंगे, आपका कोर्स इंशाअल्लाह जब ख़त्म होगा से हम जुलाई में या अगस्त के फर्स्ट वीक में जब कोर्स खत्म होगा तो आपकी जो प्रैक्टिस की कमी होगी वो आप कवर कर सकते हो अगस्त के महीने में। लेकिन अगर आपने नोट्स को ही नहीं बार बार पढ़ा हुआ, कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं रिटेन किया हुआ, तो उन कॉन्सेप्ट्स को उस स्टेज पे जाके सीखना पड़ेगा आपको जाके, और सीखने का टाइम आपके पास आखिरी महीने में नहीं है अगर आप पास होना चाहते हो। आखिरी महीने में आपका टाइम होता है सिर्फ एक साथ क्विकली गो थ्रू करने का और साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से उसको शार्प करने का अपनी स्किल को। ठीक है, तो रेगुलर रहोगे तो यही कामयाबी का एक राज है। और मैंने रेगुलरिटी में जो पहली चीज़ बताई थी, सबसे पहली चीज़ रेगुलरिटी में क्लासरूम डिसिप्लिन है कि यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लास। उसके बाद फिर रेगुलर घर पे जाके रोज़ का रोज़ काम करना है, वीकेंड पे टेस्ट की तैयारी के लिए पूरा वीक का काम रिवाइज करना है। ये हैं कुछ आदत जो अगर आप अपने में पैदा करोगे तो ही आप स्टेट अटेम्प्ट में विदाउट फेलियर CA इंशाअल्लाह कर पाओगे। अगर आप रेगुलर नहीं हो स्टडी में तो आप CA की फेलियर्स के लिए प्रोडक्ट बन रहे हो, आप CA में नाकामियां देखने के लिए तैयार हो रहे हो। तैयार रहो बल्कि मैं कहूँगा इसको। अगर आप रेगुलर ना क्लास में रेगुलर हो ना स्टडी में रेगुलर हो, बी रेडी कि यू विल बी फेसिंग मैनी फेल, यू मे फेस मैनी फेलियर्स इन द एग्जाम। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं 99% बच्चों की बात करूं, 99% बच्चे इस C एजुकेशन को रेगुलरिटी से ही पास कर पाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें जी, हम इससे फिर एक स्टेप आगे मूव करते हैं। यहां तक हमारी बात खत्म हुई। आगे क्या हमारे पास? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तो हम बात कर चुके हैं कि हमारा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाती है, और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने की। यहाँ पे तो हमने रेट ही निकाला था, रेट के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें निकालने को नहीं कहा गया। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब आ जाती है बात अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स।
ओवरहेड अकाउंटिंग पे थोड़ी सी हमारी बात तो कहीं ना कहीं हो चुकी हुई है। 2-3 ही अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो हमें रेगुलरली पास करनी होती हैं। हम एक प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम एक डायरेक्ट मटेरियल का अकाउंट हमारे पास होता है, एक डायरेक्ट लेबर का अकाउंट होता है, एक प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट होता है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है परपेचुअल सिस्टम के तहत। हम जो मटेरियल खरीदते हैं उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब मटेरियल इशू करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जब इनकर करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का अकाउंट डेबिट करते हैं, और उसके बाद वो कॉस्ट जिस जॉब की है उसके वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल खरीदा, जिस जॉब को इशू हुआ उसके वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दी। डायरेक्ट लेबर इनकर की, सैलरी पे की, जिस जॉब की है उसको उसकी कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफर कर दी। बिल्कुल इसी अंदाज में प्रोडक्शन ओवरहेड जब इनकर किए जाते हैं तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड, क्रेडिट कैश। कैश है या पेबल है? पहली एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड की, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड, क्रेडिट कैश या पेबल, जब इनकर हुए रिकॉर्ड कर लिए। फिर जिस जॉब के हैं उसको चार्ज करने। अब यहां पे इशू आ जाता है, डायरेक्ट लेबर जिस जॉब के हैं एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, डायरेक्ट लेबर जिस जॉब की है एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है, ओवरहेड किस जॉब के हैं एक्यूरेटली मेजर किए जा सकते हैं। यहां पे फिर आ जाती है एस्टिमेशन। डायरेक्ट लेबर डेबिट किया डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट को डायरेक्ट मटेरियल डेबिट किया, एक्यूरेटली मेजर करके वर्क इन प्रोसेस 1 वर्क इन प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करते गए, चार्ज करते गए। डायरेक्ट लेबर अकाउंट को डेबिट किया, एक्यूरेटली मेजर करके वर्क इन प्रोसेस 1 वर्क इन प्रोसेस नंबर 2 को चार्ज करते गए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम चार्ज तो कर लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को, लेकिन हम एक्यूरेटली मेजर करके वर्क इन प्रोसेस 1 वर्क इन प्रोसेस 2 को चार्ज नहीं कर सकते। इंस्टेड प्रोडक्शन ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस 1 और वर्क इन प्रोसेस 2 में एब्जॉर्ब किया जाते हैं इन रेट्स की बेस पे। हमने यहीं से कहानी शुरू हुई थी ना हमारी ओवरहेड्स की, कि हमने वर्क इन प्रोसेस में ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करनी है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो तो जब साल खत्म होगा तभी पता लगेगा ना। तो हमने हल क्या निकाला था कि भाई फिर हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक एस्टिमेटेड डाटा लेके बना लेते हैं, उसकी बेसिस पे वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट चार्ज कर देंगे, ताकि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 1 जनवरी को ऑर्डर शुरू हुआ, 10 जनवरी को कंप्लीट हुआ, अकाउंट क्लोज हो फिनिश गुड को ट्रांसफर करके। तो जनाब पहली एंट्री डलती है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर की, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड, क्रेडिट कैश। दूसरी एंट्री डलती है प्रोडक्शन ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन की, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बिल्कुल वही एंट्री जैसे मटेरियल की डाली थी, जैसे लेबर की डाली थी, बट फर्क क्या था? डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल बेसिस पे गया क्योंकि डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल बेसिस पे गए क्योंकि डायरेक्ट है, लेकिन ओवरहेड्स एस्टिमेटेड बेसिस पे जाते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी कॉस्ट हमें वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करनी चाहिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट, कितने। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है लेबर आवर, हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ है इस केस में देखो तो डिपार्टमेंट फॉस्फेट में 25.83, तो हम देखेंगे भाई फॉस्फेट डिपार्टमेंट में ऑर्डर नंबर 1 को कितने घंटे लगे, जितने घंटे लगे हैं उसको इसे मल्टीप्लाई करके उस ऑर्डर को चार्ज कर देंगे। हमें देखना है भाई पेंटिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर लगे इस ऑर्डर पे, जितने उस ऑर्डर पे घंटे लगे हैं इससे मल्टीप्लाई करके उस ऑर्डर को पेंटिंग डिपार्टमेंट को ओवरहेड चार्ज कर देंगे। सो ओवरहेड की दूसरी एंट्री आती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और ये एंट्री हम एस्टिमेटेड बेसिस पे डालते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करके हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसमें जब हम ऐसे चलते हैं, मतलब अभी इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। मैं चले आपके सामने एक रफ सा अकाउंट बनाता हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड का, एक लेजर अकाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड का बना के हम उससे मज़ीद बात को समझते हैं। हमने जो भी बात की कि हमने प्रोडक्शन ओवरहेड का एक लेजर अकाउंट बनाया,
और जितनी भी एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इनकर होगी वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रेंट है, कैश है या पेबल है, इधर चला गया। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कैश या पेबल से इधर चला गया। आपकी डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से इधर आ गया, एंड सो ऑन। पूरा साल एज एंड व्हेन कॉस्ट इनकर्ड आप इधर रिकॉर्ड करते जाते हो। जब जितनी कॉस्ट इनकर हुई एक्चुअल कॉस्ट बुक करोगे, यहां पे चार्ज कर दोगे। आपने कहा जी मैंने रेंट पे किया 100 का, डाल दो। आपने कहा जी बिल मैंने पे किया 50 का, डाल दो। आपने कहा जी डेप्रिसिएशन मैंने 400 की चार्ज की, डाल दो, एंड सो ऑन। पूरा साल यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट बुक करते रहते हो। लेट्स अज्यूम पूरे साल में आपने यहाँ पे 1000 की कॉस्ट एक्चुअल ओवरहेड्स फुल ईयर आपने बुक किए हैं 1000, लेट्स अज्यूम। अच्छा, ये कहानी एक अलहदा चल रही है, ये कहानी एक अलहदा चल रही है। जब जितना खर्चा हो रहा है रिकॉर्ड करते जाओ, और एक कहानी इस साइड पे चल रही होती है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ आपने, जैसे जैसे ऑर्डर बनते जा रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस नंबर 1, वर्क इन प्रोसेस नंबर 2 को, एंड सो ऑन, एस्टिमेटेड बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करते जाते हो। वर्क इन प्रोसेस नंबर 1 में अज्यूमिंग हमारा एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर बेसिस है, तो वर्क इन प्रोसेस नंबर 1 में कितने लेबर आवर लगे इनटू रेट, इतना खर्चा उसको डाल दो। वर्क इन प्रोसेस में कितने लेबर आवर लगे इनटू रेट, उसको डाल दो खर्चा, एंड सो ऑन। पूरा साल लेट्स अज्यूम हमने कहा जी हमारा फॉर एग्जांपल हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है पर लेबर आवर वो है जी 10, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। वर्क इन प्रोसेस 1 में से 25 घंटे लगे इंटू 10, 250 रुपये, इसको डाल दो। वर्क इन प्रोसेस 2 में 30 डायरेक्ट लेबर आवर लगे इंटू 10, 300, इसको डाल दो, एंड सो ऑन। ठीक हो गया? तो हम एक्चुअल खर्चा इधर रिकॉर्ड करते जाते हैं, और इस खर्चे को वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते रहते हैं अंदाजे की बेस पे। अब जब साल खत्म होता है, जब साल खत्म होता है, देयर आर 2 पॉसिबल सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, आपने प्रोडक्शन को जो खर्चा चार्ज किया है, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भाई ये तो नहीं होने वाला, और वो है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो, ये तो नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक्चुअल है, ये अंदाजा है। एक्चुअल साल के शुरू में अंदाजा साल के शुरू में जो लगाया था उसकी बेस पे सारी बुकिंग है, एक्चुअल साल के दौरान खर्चा हुआ है, ये दोनों बराबर तो नहीं होने वाली। ये तो 1 आउट ऑफ 1000 या 1 आउट ऑफ 10,000 वाला चांस है कि शायद बराबर हो जाए, बट ये बराबर नहीं होने वाली। तो फिर बराबर नहीं होने वाली तो क्या होगा, हो सकता है ये कॉस्ट कम हो जाए, या हो सकता है ये कॉस्ट ज्यादा हो जाए। इन दो में से कोई सूरत निकलेगी ना। ये वैल्यू क्या है, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, और ये वैल्यू क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या चार्ज्ड टू प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा ही है जी। ओवरहेड अकाउंट की डेबिट साइड आपको बता रही है एक्चुअल ओवरहेड इनकर कितना हुआ साल में, और ओवरहेड अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको बता रही है कि आपने पूरे साल में कितना खर्चा प्रोडक्शन को चार्ज किया। नॉर्मली तो जो डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट मटेरियल है, जितना खर्चा हुआ एक्यूरेटली उतना ही चार्ज हुआ प्रोडक्शन को। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट थी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट है, जितना खर्चा हुआ उतना प्रोडक्शन को चार्ज हुआ, क्योंकि हमने एक्यूरेटली उनको मेजर किया और चार्ज किया। बट ओवरहेड का इशू यह है कि दे कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, हमने एस्टिमेट किया है। तो हमने इनकर तो एक्चुअल किए हैं, बट चार्ज एस्टिमेटेड बेसिस पे किया है, और इन दोनों में फर्क रह जाएगा। और फर्क इस अंदाज में हो सकता है, अब ये फर्क बेसिकली बता क्या रहे हैं, फर्क क्या है कि भाई हो सकता है हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से कम हो, या हो सकता है हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से ज्यादा हो। यही 2 सूरतें निकल सकती हैं ना भाई, इन्हीं 2 में से कोई एक सूरत निकलेगी। तो जनाब जहां पे आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से कम होते हैं, इसको हम कहते हैं ये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं।
अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या हुए कि भाई आपने प्रोडक्शन को जो ओवरहेड चार्ज किए हैं वो एक्चुअल से कम है, अंडर एब्जॉर्ब हो गए हैं, कम एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब का मतलब क्या? चार्ज, प्रोडक्शन को चार्ज करना। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या? कम चार्ज हो गए हैं। और यहां पे इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कि भाई हमने प्रोडक्शन को जो ओवरहेड चार्ज किए हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज किए हैं, लेकिन उस एस्टिमेशन और चार्जिंग के प्रोसेस में एक्चुअल से ज्यादा चार्ज हो गए हैं। ठीक हो गया? ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड की अकाउंटिंग क्या है? दो बेसिक एंट्रीज हैं। इन दो एंट्रीज का नतीजा या अंडर एब्जॉर्ब की सूरत में निकलेगा या ओवर एब्जॉर्ब की सूरत में निकलेगा। इसका सलूक क्या करना है उस पर हम बाद में आते हैं, बट फिलहाल दो एंट्रीज और इसकी आउटकम ओवर या अंडर एब्जॉर्ब, यहां तक की बात को एब्जॉर्ब कर लीजिए। अब ओवर अंडर एब्जॉर्ब का मसला जो आ गया है, इसके साथ करना क्या है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी सिंपल, वी विल लर्न दैट, कोई इशू नहीं है उसमें हमें। बट यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन 15 है उसको देखते हैं और फिर मजीद इस जो प्रोसेस, इस फ्लो का है, इसको हम समझेंगे। इलस्ट्रेशन 15 ये हमारे पास पेज नंबर 44 पे अवेलेबल है जी। The following data relate to line limited for the month of August. Overheads, budget, actual, labor hours, budget, actual, required, calculate overheads over या under absorbed for the month of August. अगस्त के महीने में ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं या अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं, ये बताइए। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हैं, किन दो वैल्यूज को कंपेयर करके ये पता लगता है जी हमें? एक्चुअल एंड एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इनको कंपेयर करते हैं तो पता लगेगा ना ओवर है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो जनाब हम अकॉर्डिंगली हम इलस्ट्रेशन 15 पे जब आते हैं तो हम कहेंगे जी हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड और दूसरी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारे ओवरहेड्स ओवर हैं या अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड्स हमें गिवन है, कितने हैं एक्चुअल ओवरहेड्स? 1,80,000 एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं, गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे मेजर किए जाते हैं? देखिएगा जी, ये है ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये है ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कि जी वर्क इन प्रोसेस 1 को कितने एब्जॉर्ब किए, वर्क इन प्रोसेस 2 को कितने एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब ओवरहेड से मुराद होता है एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन आपके सामने अवेलेबल है, मैंने इसका फार्मूला नहीं लिखा था लेकिन मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बता दिया कि भाई हमने शुरू में रेट निकाल लिया, उसके बाद जिस जॉब पे जितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से उसको कॉस्ट चार्ज कर दी। तो बेसिकली यहां से ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड का जो आप फार्मूला उठा सकते हो, दैट इज एक्चुअल एक्टिविटी
multiplied with overhead absorption rate. Actual activity into overhead absorption rate. For example, मैं इसको इसी को थोड़ा elaborate कर दूं. For example, अगर आपका overhead absorption rate पर यूनिट है तो overhead absorbed आपके निकलेंगे actual units produced से. लेकिन अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब निकलेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड. सो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे मेजर किए जाते हैं और ये उसकी दो एग्जांपल मैंने दे दी. डिपेंड हमने कहा जी ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे आएंगे, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. एक्टिविटी और रेट का आपस में ताल्लुक है. अगर रेट हमारा पर यूनिट है, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो सकता है ना, तो फिर एक्चुअल एक्टिविटी में हम एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस लेंगे. एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू ओएआर पर यूनिट. ये हमारी एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाती है. ओवरहेड एब्जॉर्ब को मैं मजीद एलैबोरेट अगर करूं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपकी एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. जैसे अगर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकाला है तो आपका एस्टिमेट है मेरा खर्चा, सॉरी पर यूनिट निकाला है तो आपका एस्टिमेट है मेरा खर्चा पर यूनिट आएगा से 20 रुपये. ये आपका एस्टिमेट है. और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कर दी से 100 यूनिट्स. इसका मतलब एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी बनी? 2000. ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या होते हैं? एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है तो रेट पर यूनिट 20 रुपये, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करो, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई. और अगर आपका रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है, लेट्स अज्यूम आपका रेट है जी 10 रुपये पर आवर, तो आप देखोगे आपके एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए हैं. लेट्स अज्यूम आपने किए हैं 500 आवर्स काम, एक्चुअल आवर्स. 500 आवर्स इंटू 100 5000. ये आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई. एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. एक्टिविटी आप यूनिट से मेजर करो, एक्टिविटी आप आवर से मेजर करो. ये डिपेंड करेगा आपका एब्जॉर्प्शन रेट की बेस क्या है. अगर आपकी एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर यूनिट है तो एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद एक्चुअल प्रोडक्शन ली जाएगी. अगर आपकी एब्जॉर्प्शन की बेस पर आवर है तो एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद एक्चुअल आवर्स लिए जाएंगे. ठीक है जी. तो हमारी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं? एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. और ये कैसे निकाली जाती है? एक्चुअल एक्टिविटी इंटू ओएआर. अगर ओएआर पर यूनिट है तो एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ओएआर. अगर ओएआर पर आवर है तो एक्चुअल आवर्स इंटू ओएआर. अब हम इलस्ट्रेशन 15 पे दोबारा आ जाएगा. हमें इलस्ट्रेशन 15 के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड चाहिए. ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमारे कैसे निकलते हैं जनाब? ऐसे, एक्चुअल एक्टिविटी इंटू ओएआर. तो अब हमें एक्टिविटी में क्या लेना है, ओएआर में क्या लेना है, तो उसके लिए पहले हम ओएआर देख लें, क्योंकि ओएआर पर आवर है या पर यूनिट है उसके हिसाब से एक्टिविटी निकलेगी ना. तो ओएआर की क्या बेसिस है जी? क्वेश्चन साइलेंट है लेकिन हमें जो डाटा दिया गया है वो आवर्स का, यूनिट्स का डाटा है ही नहीं. हम ओएआर यहाँ पे सिर्फ पर आवर ही निकाल सकते हैं. तो ओएआर का फार्मूला क्या होता है जी पर आवर निकालना हो? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड आवर. ख्याल रखना है यहाँ पे एक्चुअल डाटा भी अवेलेबल है, बट ओएआर साल के शुरू में निकाला जाता है, बजटेड डाटा पे निकाला जाता है. ओएआर निकलना है यहां से. तो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इस क्वेश्चन में हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकलेगा. दैट विल बी बजटेड overheads divided with budgeted hours. It is rupees 4 per direct labor hour.
ये आ गया जी आपके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, तो अब हमें पर आवर का रेट मिल गया। पर आवर के रेट का मतलब अब हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब जो बनाने हैं वो इस फॉर्मूले से बनेंगे ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आपके पास आ गया है 4 पे, और मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल आवर्स वर्कड 44,000। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपके आगे 176,000। ये हैं जी आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट साल के शुरू में बनाया कि भाई हमारा अंदाजा है कि हमारी ओवरहेड की मद में 4 रुपये पर लेबर आवर खर्चा आएगा, और पूरे साल में अगर हमने 44,000 लेबर आवर काम किया है तो अंदाजे के मुताबिक हमने प्रोडक्शन को जो कॉस्ट चार्ज की होगी वो 1,76,000 होगी। तो प्रोडक्शन को कॉस्ट चार्ज की 1,76,000, एक्चुअल कॉस्ट आ गई 1,80,000। तो क्या हमने प्रोडक्शन को ज्यादा चार्ज की, कम चार्ज की? कम चार्ज की, 4,000। दिस इज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, 4,000। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर पर आवर है तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से निकलते हैं। अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट से निकलते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, पर यूनिट निकालना, पर आवर निकालना, उस पर हमारी बात पिछली इलस्ट्रेशन में हो चुकी है। हम स्टेप वाइज आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर भी निकाल सकते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर भी निकाल सकते हैं। हमारे पास रेट आ जाए और एक्चुअल एक्टिविटी पता हो। रेट पर आवर है तो एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद एक्चुअल आवर्स होंगे, रेट पर यूनिट है तो एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो एक्चुअल एक्टिविटी इनटू रेट हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर करें, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब की कहानी है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल हम ओवर अंडर एब्जॉर्ब पे जरा एक रिवीजन एक्टिविटी छोटी सी, मैं अभी होम असाइनमेंट में ये देना नहीं चाह रहा, मैं खुद एक आपके सामने दोबारा ओवर अंडर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। एक फिर हम क्लास में करेंगे और फिर हम इसकी भी काउंटिंग देखेंगे कि भाई ये जो फर्क आ गया, क्योंकि बेसिकली देखिए ये होता है कॉस्ट अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड इज अ कॉस्ट अकाउंट है, और कॉस्ट अकाउंट साल के एंड पे जीरो होता है। उसका डेबिट उसका क्रेडिट बराबर होता है, क्योंकि नॉर्मली कॉस्ट को हम जो इनकर करते हैं वो पीएनएल में चार्ज जाना होता है अल्टीमेटली। इस केस में डिफरेंस आ जाता है, डेबिट कुछ हो रहा है, क्रेडिट कुछ हो रहा है। इस डिफरेंस के साथ क्या सलूक करना है, इसको भी हमें कल सीखना है इंशाअल्लाह। तो कल हम ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की एक एक्टिविटी रिवाइज करेंगे और फिर ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब की काउंटिंग ट्रीटमेंट पे भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।